ओके तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं स्टमक की पैथोलॉजी को। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सो यहाँ पे उसने कुछ बात की थी, ओवरव्यू की। कहता है अगर आप लोग प्रैक्टिस में देखेंगे तो स्टमक के जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जो कि देखने में आते हैं। जैसे अगर हम लोग बहुत माइनर से बात करें तो स्टमक का जो प्रॉब्लम है, जो पेशेंट आएगा आपके पास, वो एसिडिटी के साथ आ सकता है, फिर आगे जाके स्वेयर केसेस में वो अल्सर्स के साथ आ सकता है, और इवन के गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ भी आ सकता है। और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है वो एक मेजर कॉज बनता जा रहा है वर्ल्ड वाइड डेथ का। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करता है कि स्टमक की अगर हम थोड़े से स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है स्टमक के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपको मुझे ड्रॉ करना नहीं आता, कुछ इस तरह से जो है वो जे शेप आपका स्टमक होता है। इस जे शेप स्टमक में अगर हम ऊपर बात करें तो यहाँ तक आपका ये कार्डियक रीजन होता है, देन वो कहता है फंडस होता है, बॉडी होती है, और ये आपका एंट्रल रीजन होता है। अब ये थोड़ी सी समझना इसलिए जरूरी है कि हम देखेंगे कि जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है उसमें जो एच पाइलोरी है वो एंट्रम को इफेक्ट करता है, और अगर हम ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात करें तो वो एंट्रम को यूजुअली स्पेयर कर देता है। और थोड़ी बहुत आपको म्यूकस ग्लैंड से भी हेलो हाई होनी चाहिए। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास ऊपर क्या होता है, कार्डियक पोर्शन होता है। देन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास स्टमक का क्या होता है, फंडस होता है। फंडस के बाद ये उसकी बॉडी होती है, और बॉडी के बाद हम कहते हैं यहाँ पे उसका एंट्रल रीजन होता है। ये जो उसका कार्डियक पोर्शन है, इस कार्डियक पोर्शन में यूजुअली हमारे पास म्यूसिन सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं जिनका काम है म्यूकस सेक्रीट करना। ठीक है, ये जो म्यूकस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है म्यूसिन की प्रोडक्शन। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वो कहता है कि ये जो एंट्रम है, एंट्रल रीजन के पास भी म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके पास एक एंडोक्राइन पोर्शन है। एंडोक्राइन पोर्शन का ये मतलब है कि इस एंट्रम के पास हमारे पास स्पेसिफिक जी सेल्स होते हैं, और उन जी सेल्स का क्या काम होता है, गैस्ट्रिन बनाना। ठीक है, अब ये जी सेल्स जब गैस्ट्रिन बनाते हैं तो ये गैस्ट्रिन जाके बॉडी और फंडस पे यूजुअली एक्ट करता है, इनको स्टिमुलेट करता है, और बॉडी और फंडस से बेसिकली क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, सो ये बात हो गई थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी की, कि ऊपर से म्यूकस बनता है, यहाँ से भी म्यूकस बनता है, लेकिन यहीं से फिर एक फैक्टर जाता है गैस्ट्रिन, बेसिकली जो बॉडी और फंडस को स्टिमुलेट करके वहां से एसिड की प्रोडक्शन को इनहेंस करता है। हम देखेंगे डिफरेंट डिजीजेस एंट्रम को इफेक्ट करते हैं, कुछ बॉडी और फंडस को करते हैं, कुछ कार्डियक को भी करते हैं, जिससे म्यूसिन की सिक्रीशन कम होती है। और फिर अगर म्यूसिन कम होगा तो जाहिर है एसिड आपका न्यूट्रलाइज नहीं होगा, और एसिड न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो एसिडिटी और फिर फर्दर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जिनके बारे में हम लोग बारी बारी बात करेंगे। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं हम लोग इसकी पैथोलॉजी के ऊपर। तो पैथोलॉजी के लिहाज से वो कहता है, इनिशियली जो उसने स्टार्ट किया उसने कहा आपके पास 2 टर्म्स है जो दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। एक आपके पास गैस्ट्रोपैथी है और दूसरा आपके पास गैस्ट्राइटिस है। ठीक है, गैस्ट्रोपैथी में आपने ये याद रखना है कि इंजरी तो होती है, सही है, इंजरी तो होती है, और बीच में हम कहीं पे देखेंगे तो रीजनरेशन भी स्टार्ट हो गई होगी। लेकिन गैस्ट्रोपैथी के पेशेंट के अंदर जब हम उसको हिस्टोलॉजिकली देखते हैं, ऐसे आप तो देख के तो नहीं बता सकते, हिस्टोलॉजिकली अगर हम उसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर देखें, बायोप्सी वगैरह लें, तो वहां पे आपको क्या नहीं मिलती, इन्फ्लेमेशन वहां पे बिल्कुल भी नहीं मिलती। ठीक है बेटे, अगर हम गैस्ट्राइटिस की बात करें, गैस्ट्राइटिस का मतलब है गैस्ट्रिक की इन्फ्लेमेशन हुई है। गैस्ट्राइटिस यूजुअली आपके पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी होता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस की ये निशानी होती है कि इसमें न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आपको हिस्टोलॉजिकल पिक्चर पे बहुत ज्यादा रेज्ड मिलेंगे। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस भी होता है जो कि इतना ज्यादा स्वेयर नहीं होता, और पेशेंट इनिशियली आपके पास आता ही नहीं है जब तक के अंदर बहुत सारी पैथोलॉजी ऑल्टर ना हो चुकी हो। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बात करने लगे हैं गैस्ट्रोपैथी के साथ, वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस की करने लगे हैं। ठीक है, सो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में ये होगा कि लाइक गैस्ट्रोपैथी इंजरी होगी। ठीक है, लाइक गैस्ट्रोपैथी वहां पे कुछ रीजनरेशन आपकी जाहिर इम्यून सिस्टम ने स्टार्ट करा दी होगी, लेकिन साथ साथ आपको वहां पे इन्फ्लेमेशन भी मिलेगी। अगर इन्फ्लेमेशन भी है तो हम इसको कहते हैं वो गैस्ट्राइटिस है। और एक्यूटली अगर प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट 2 दिन से 4 दिन से, डॉक्टर साहब मुझे ये मसला हो रहा है, या 6 दिन से 8 दिन से, तो फिर वो एक्यूट में आएगा। ठीक है बेटे, तो ये दोनों टर्म्स जो है वो हो गई। अब नेक्स्ट बात वो कहता है कि एक और टर्म लिखी हुई आपकी बुक में, हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्रोपैथी, लेकिन उसको हम लोग आगे कार्सिनोमाज में ज़िलिंगर एल्सन सिंड्रोम वगैरह के साथ डिस्कस करेंगे। ये दोनों टर्म्स है। अगर इन दोनों टर्म्स के हम कॉजेस की या एटियोलॉजी की बात करें, ये होती क्यों है, गैस्ट्रोपैथी क्यों होती है, ये गैस्ट्राइटिस एक्यूट वाला क्यों होता है, तो बेटे ये इस वजह से होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा एनसेड्स ली हुई हो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बहुत शॉर्टली बताती हूँ, आगे मैं डिटेल आपको बता दूंगी। एनसेड्स लेने से क्या होता है, आपको पता है आपका जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है ना, वहां पे क्या पड़ा हुआ होता है, एराकिडोनिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है, आपको पता है जब भी ब्रेक डाउन होता है तो इसके आगे 2 पाथवेज होते हैं ना, एक हम लॉक्स पाथवे कहते हैं जिससे ल्यूकोट्राइंस बनते हैं, और एक हमारी तरफ कॉक्स पाथवे होता है जो बेसिकली क्या बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। ठीक है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की भी बहुत सारी टाइप्स है, उनमें से एक टाइप होती है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ये बेटे जो E2 है ना, ये स्टमक
स्टमक के म्यूकोजा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये E2 इसलिए अच्छा है कि ये स्टमक के ऊपर एक्ट करके जो एसिड की सिक्रीशन है उसको इनहिबिट करता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को ज्यादा करता है। इसका मतलब है अच्छी चीज है। लेकिन जब हम किसी पेशेंट को क्या देते हैं, एनसेड्स देते हैं यानी एस्पिरिन्स वगैरह देते हैं, तो उस एनसेड से होता क्या है कि आपका साइक्लोक्सीजिनेज इनहिबिट हो जाता है। जब साइक्लोक्सीजिनेज इनहिबिट होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 नहीं बनेगा। जब E2 नहीं बनेगा तो एसिड की सिक्रीशन जो अपोज हो रही थी, जाहिर है अब वो फेवर होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो फेवरिंग फैक्टर थे ये अपोज हो जाएंगे, तो एसिड की सिक्रीशन वहां पे ज्यादा हो जाएगी, जिससे इनिशियली वहां पे इंजरी और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा डेप्थ आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा आपके जहन में आ जाना चाहिए कि एनसेड लेने से एक नॉर्मल जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, एक बैलेंस मेंटेन हुआ होता है आपके स्टमक के म्यूकोजा में, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है बेटे, तो एनसेड्स लेने से आपको वहां पे गैस्ट्रोपैथी और गैस्ट्राइटिस जो है वो हो सकता है। इसी तरह अगर आप कोई और ड्रग्स ले रहे हो जो इसी तरह इसके मैकेनिज्म के साथ जाके इंटरफेयर कर रही हैं, या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं वो भी इसको डैमेज करती है, या एक्सेसिव बाइल की जो सिक्रीशन है वो भी कर सकती है। उसके अलावा कहता है कि अगर किसी भी ट्रोमा या इंजरी की वजह से अंदर इरोजन हो गई है, हेमरेज इवन होना शुरू हो गया है, या फिर कोई लीजन है जिससे आपका ब्लड फ्लो या डिस्टर्ब हुआ हुआ है। ब्लड फ्लो आप क्यों डिस्टर्ब हुआ हुआ है, साथ उसने कहा कोई पल्मोनरी हाइपरटेंशन डिजीज है उसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑल्टर हुआ हुआ है, तो ये सारी कॉजेस क्या कॉज करते हैं, इनिशियली आपको गैस्ट्रोपैथी कॉज करते हैं। ठीक है, यानी इंजरी कर देते हैं लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और अगर ये रिजॉल्व ना हुई भी हो तो फिर ऑटोमेटिकली किस में चली जाती है, गैस्ट्राइटिस में चली जाती है। तो ये इनके एटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉजेज हैं। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट बात आती है कि गैस्ट्रोपैथी या गैस्ट्राइटिस का पेशेंट क्लिनिकली आपके पास किस तरह से आएगा। बट आप क्लिनिकली इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो आ रहा है एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आ रहा है और उसको नोजिया है, वॉमिटिंग है और खून की उल्टी कुछ इस तरह की चीज हुई है, तो पीछे ये दोनों हो सकती हैं रीजंस। ठीक है, अब ये गैस्ट्रोपैथी है या गैस्ट्राइटिस है, ये तो आप हिस्टोलॉजी पे डिफरेंशिएट करोगे ना। अगर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे तो दिस इज गैस्ट्राइटिस, नहीं है तो गैस्ट्रोपैथी है। सो हम इनको इकट्ठा ही लेते हैं कि कॉजेज और इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सेम है, बस गैस्ट्रोपैथी इज एन अर्लियर स्टेज और गैस्ट्राइटिस इज लेटर स्टेज। अब बात आ जाती है कि इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। तो यूजुअली हो सकता है पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई सिम्टम ही ना हो इनिशियल स्टेजेस पे, या फिर होगा कि विद इन अ डेज उसको क्या स्टार्ट हो जाएगा, एपिगैस्ट्रिक पेन स्टार्ट हो जाएगा। एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ उसको फिर नोजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग्स भी हो सकती हैं। नोजिया और वॉमिटिंग इनिशियली होता है गैस्ट्रोपैथी में, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाए तो स्वेयर केसेस में फिर पेशेंट को साथ में इरोजन, अल्सरेशन और हेमरेज स्टार्ट होता है। इरोजन, अल्सरेशन और हेमरेज की वजह से हेमेटोमेसिस, खून की उल्टी आ सकती है, मेलेना हो सकता है, नाक से भी खून आ सकता है और ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, सो हमारे पास स्वेयर केसेस में बेटे हेमरेज स्टार्ट हो जाएगा, अल्सरेशन स्टार्ट हो जाएगी और इरोजन स्टार्ट हो जाएगी। अब इनकी वजह से होगा ये कि पेशेंट को हेमेटोमेसिस या मेलेना यानी खून की उल्टी या नाक से खून जो है वो आ सकता है, और अगेंस्ट आपके पास क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। एक्सेसिव ब्लड लॉस है तो फिर पेशेंट को इवन ट्रांसफ्यूज भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब बात कर लेते हैं हम लोग पैथोजेनेसिस की। हम ये तो कह रहे हैं कि जिसने एनसेड लिया, ड्रग ली, ये हो गया, लीजन हो गई। लीजन हुई क्यों, मसला क्या हुआ। ठीक है, सो अब हमने पैथोजेनेसिस के बारे में बात करनी है, और ये पैथोजेनेसिस समझना इसलिए जरूरी है कि यही पैथोजेनेसिस ना आगे कंटिन्यूसली आपके क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स, इवन आपके कार्सिनोमा पे भी अप्लाई होगी। तो पैथोजेनेसिस से पहले वो कहता है कि एक नॉर्मल पर्सन जो है उसका जो स्टमक है वहां पे तो लीजन्स नहीं होती। नॉर्मली क्यों लीजन्स नहीं होती बेटे, जाहिर है स्टमक के अंदर एसिड तो बनता है, और वो एसिड बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, और वो एसिड जरूरी है डाइजेशन के लिए। तो वो एसिड आपके म्यूकोजा को, आपके एपिथेलियम को डैमेज क्यों नहीं करता, क्योंकि एक वेल मेंटेन बैलेंस है। अगर एसिड ज्यादा बन रहा है ना तो बॉडी ने बहुत अच्छी तरह उसको बैलेंस किया हुआ है, बॉडी वहां पे म्यूकस बना रही है, बॉडी वहां पे बाइकार्बोनेट बना रही है, जिससे वो एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे म्यूकस का पूरा फोल्ड होता है जिससे एसिड पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और टाइट एपिथेलियल जंक्शन होती है जिनके दरमियान से एसिड जाके पीछे आपके म्यूकोजा को डैमेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा एक वेल रेगुलेटेड बैलेंस जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव मैकेनिज्म के दरमियान नेचुरली डेवलप हुआ है। मसला तब आता है जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, और ये बैलेंस क्यों डिस्टर्ब होता है, इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती है जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं। ठीक है, अब हम जरा बुक के सीक्वेंस से देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। वो ये कहता है कि आपका ये जो गैस्ट्रिक ल्यूमन है, ये बात तो बिल्कुल यहाँ है कि गैस्ट्रिक ल्यूमन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, और ये जो एसिड है ये एसिडिक इसलिए बनाया हुआ है कुदरत ने, अल्लाह ताला ने, कि ये एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है आपको डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो फिर ये भी तो हो सकता है कि यही एसिड आपको आपके लिए डैमेजिंग साबित हो, आपके म्यूकोजा को डैमेज करे। ठीक है, तो नेचुरली ये डैमेज नहीं करता। क्यों डैमेज नहीं करता, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। अगर हम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स की बात करें
एक्सप्लेन, तो कहते हैं सबसे पहले अपने ये याद रखना है कि जो वहां पे एपिथेलियम के पास फोवियोलर सेल्स होते हैं वो म्यूसिन बनाते हैं, ठीक है। तो एक आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ये है बेटे कि फोवियोलर सेल्स हैं और वो फोवियोलर सेल्स क्या बनाते हैं, बेसिकली म्यूसिन बनाते हैं, यानी म्यूकस जो है वो बहुत ज्यादा म्यूसिन या म्यूकस बनाते हैं। अब वो म्यूकस एक तो आपके एसिड को, जाहिर आप देखो एक पेप्सी का गिलास है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक सा होता है, अगर हम उसके अंदर पानी डाल दें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो म्यूकस कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है जो इसके साथ मिक्स होता रहता है, इसकी एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो कहता है ये जो म्यूकस हमारे पास बनता है, इस म्यूकस की लेयर्स बनी हुई होती हैं इधर आगे बहुत सारी, और इस म्यूकस की थिक लेयर्स की वजह से एसिड जो है वो पेनिट्रेट नहीं करता। एक तो ये रीजन है। दूसरा ये है कि आपका जो म्यूकस है ये उसको क्या करता है, डाइल्यूट कर देता है एसिड को, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हमारे पास वहां पे जो एपिथेलियम सेल्स हैं वो एपिथेलियम बेसिकली बाइकार्बोनेट भी बना रहे हैं, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट आपको पता है बेसिक इन नेचर है, और एसिड अगर एसिडिक था तो ये बाइकार्बोनेट उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो एसिडिटी और बेसिसिटी आपस में बैलेंस हो जाएगी। थर्ड बात ये होती है बेटे कि उधर ना ब्लड सप्लाई, जो आपका जीआईटी ट्रैक है ना, वहां पे ब्लड सप्लाई भी काफी ज्यादा रिच है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होने की वजह से अगर वहां पे एक्स्ट्रा एच आयन होंगे भी, यानी जो एसिडिटी ज्यादा तब होती है ना जब एच बहुत ज्यादा ल्यूमन में एक्सक्रीट होता है। आपको याद होगा थोड़ा सा फार्मा से कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो हिस्टामिनिक चैनल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, इनको जब स्टिमुलेट किया जाता है तो ये आके साइक्लिक एएमपी के लेवल ज्यादा है, देन फॉस्फोकाइनेज एक्टिवेशन होती है, और उससे फिर एक पंप होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम पंप, वो स्टिमुलेट होता है और वो एसिड बनाता है जो ल्यूमन में एक्सक्रीट करता है और एसिडिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है जो इस एज को कंटिन्यूसली रिमूव करती है और सिस्टम को यहाँ पे बफर करके रखती है। सो ब्लड सप्लाई क्या करती है, बफर कर देती है। तो ये अच्छे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी म्यूकस है, उसके बाद बाइकार्बोनेट है, उसके बाद एपिथेलियम की टाइट जंक्शन और ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, जिससे आपका एसिड कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर ये एसिड बेस बैलेंस, ये जो आपका प्रोटेक्टिव डिफेंसिव मैकेनिज्म डेवलप हुआ हुआ है, ये अगर कहीं पे भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो इस डिस्टर्बेंस से बहुत सारे मसले होंगे। इनिशियली तो हमें पता है गैस्ट्रोपैथी हो जाएगी, ठीक है। अगर गैस्ट्रोपैथी ना ट्रीट हुई तो वो फिर गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी कॉज करेगा, एसिडिटी से आगे गैस्ट्राइटिस स्टार्ट हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस से आगे अल्सर्स बनेंगे, और अल्सर्स को ना ट्रीट किया गया कार्सिनोमा भी बन सकता है। लेकिन ये बात की कॉम्प्लिकेशंस है। अब हमने ये देखना है कि ये बैलेंस क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है पैथोजेनेसिस में। तो एक ये है कि पेशेंट